कराची वाले तैयार हो जाएं, महंगाई की नई लहर आने को तैयार है। सिंध के सैलाब के कराची पर क्या असरात होंगे? सिंध में मुमकिन सैलाब का खदशा है। मुनाफाखोरों ने अभी से कमर कस ली है। रोजमर्रा अशिया ज़रूरी अजनास महंगे होने का खदशा बढ़ गया। आटे के नर्ख में पहले ही 20 रुपए इजाफा किया जा चुका। बीफ और मटन की कीमतें भी आसमान पर हैं। रिटेल मार्केट में गोश्त की मनमाने रेट पर फरोख्त जारी। शहर कायद में फल, सब्जियां, दालें, चीनी महंगी हो गई हैं। माहिरीन मुआशियात कहते हैं सप्लाई चेन मुतासर होने का बहाना बनाकर अवाम को लूटा जाएगा। मजीद बताएंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान। जी अशरफ खान, बताइएगा। मुमकिन खराब की जो बातें हो रही हैं तो कराची के जो शहरी हैं उनके लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। महंगाई की एक नई लहर आने के जो खदशात पैदा हो गए हैं, जिसमें देखा जाए जो सप्लाई चेन है उसको जवाब बनाकर जो मुनाफाखोर है सरगर्म होते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि मुसलसल हम देख रहे हैं कि जो हमने खबरें दी हैं कि पंजाब में जब सैलाब आए तो उसके बाद मुनाफाखोर जो है आटे की कीमतों में फी किलो 20 रुपए तक का इजाफा कर दिया है, जो कि आवाम पे एक बोझ पड़ा है, गरीब आवाम पे बोझ पड़ा है। इसके साथ ही सब्जियों की बात करें, फलों की बात करें, इन सबको सप्लाई चेन का नाम का जवाब देकर जिसकी कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। यहाँ बताता चलूँ कि धनिया पुदीने की जो गड्डी है वो 15 रुपए 20 रुपए की होती थी, 30 से 40 रुपए की एक गड्डी पहुंच गई है। और वो देखा जाए आपके सालों में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा आपका आलू प्याज 10-10 रुपए फी किलो महंगा हो चुका है। हालांकि यहाँ पे जो हुकूमत कह रही है कि कंट्रोल करने की बात की जा रही है कि अब वो प्रेशर सैलाब में नहीं है और यहाँ पे जो आपका गुड्डू बयाज है उसके बाद जो दरिया सिंध में है जो क्रॉस करेगा वो अब पहले सुपर फ्लड की बात की जा रही थी, आप कह रहे हैं उसके में प्रेशर कम हुआ। लेकिन यहाँ पे जो मुनाफाखोर हैं रोजमर्रा के इस्तेमाल की जरिए अजनास उसकी जो है उसकी सप्लाई चेन को जवाब बनाकर आप कीमतों में अभी से इजाफा करना शुरू कर दिया है। सिर्फ यही आपकी फल सब्जी नहीं, जिसमें आपका बीफ हो गया, आपका मटन हो गया, चिकन की कीमतें हैं वो सब भी अब ऊपर नीचे तेजी से हो रही हैं। और यहाँ पे कम सम ये देखा जा रहा है तमाम बोझ आवाम पर आएगा। एक तरफ हुकूमत जो है कह रही है जो सैलाब के लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, जो सैलाब से मुतासरा इलाके होंगे उसके लिए तमाम तर इक़दाम कर लिए गए हैं। लेकिन हुकूमत जो है ये एक अहम पॉइंट जो कि आवाम पे बोझ जाती। कराची शहर इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, मरदमशुमारी के हिसाब से 2 करोड़ की आबादी का शहर है और 2 करोड़ की आबादी की जो डिमांड और सप्लाई है उसको जवाब बनाकर अभी से कीमतें बढ़ना शुरू हो गई और आवाम की जेब पे बोझ डाला जा रहा है। और तमाम मायने से जो हमारी बात हुई है जिसमें आपका सिंध आबादगार बोर्ड है, इसके बाद आपका होलसेल मार्केट है, अजनास माहिर हैं, इसके अलावा जो सप्लाई चेन की बात की जाती है वो कंसर्न देखा जा रहा है कि मार्केट में अभी से उसकी कीमतें बढ़ रही हैं। जिसमें मैंने आपको बताया कि आटे के नर्ख जो है पिछले अगर हम देखा जाए 15 से 16 रोज में 20 रुपए फी किलो का इजाफा हो चुका है। और ये तारीख में अगर देखा जाए आटा कभी भी पिछले से 15 से 16 दिन में यानी 2 हफ्ते में इतना कभी इजाफा नहीं हुआ है। आज भी जो वज़ीर आला के मावन खुसूसी बराए खुराक है उन्होंने स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें कहा है कि गंदम का कोई किल्लत का सामना नहीं है और यहाँ बिला जवाब उसकी कीमतें बढ़ाई जा रही है। हुकूमत उसका नोटिस लेगी, लेकिन ये नोटिस की बात की जा रही है और जो मुनाफाखोर हैं हर अशिया की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। ये बताइएगा कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां क्या कर रही हैं इस सब में? जी, प्राइस कंट्रोल कमेटियां की बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाई थी उसके बाद छापे भी मारे गए थे और वो मुसलसल जो मुख्तलिफ महकमे जिसके बाद प्राइस कंट्रोल में भी आई थी। महंगाई भी जो है आवाम की जो लिए वो कम हुई थी। लेकिन अब देखा जा रहा है कि एक बार फिर क्योंकि जो सैलाब की वजह से तमाम टीमें मुतहरिक हुई हुई और खास तौर से जो सैलाब के जो खतरा है उस इलाकों में पहुंची हुई है, जिससे हमें यहाँ पे खुली छुट्टी मिल गई है और यहाँ पे तमाम माफिया सरगर्म हुई हुई है। अभी आटे की बात करें आप, सब्जियों की बात करें आप, फलों की बात करें आप, तमाम की चीजें बढ़ रही हैं। सिर्फ मैं एक धनिया पुदीने की गड्डी की बात कर रहा हूँ जो 10 रुपए 15 रुपए का मिलता था। ठीक है अशरफ खान, आप हमारे साथ ही रहिए। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स अब्दुर्रऊफ इब्राहिम हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि अभी तो सिंध को टकराया भी नहीं है सैलाब, अभी तो मसाइल शुरू भी नहीं हुए, महंगाई क्यों इतनी शुरू हो गई है? देखिए, महंगाई इस सूरत में जा रही है कि सैलाब जदगान का फायदा उठाना चाहते हैं। ये एज ए मुसलमान, एज ए एक इंसानियत के नाते हमें ये बढ़ावा नहीं करना चाहिए जिस तरह कर रहे हैं। ये देखें, गंदम में जो 55 रुपए में और 60 रुपए तक किसान ने 52 रुपए 55 रुपए में गंदम बेच दी, हारियों ने बेच दी। 5 लाख के करीब किसान होंगे, इससे ज्यादा ही होंगे। वो बेचारे ना तो अपना रोजगार कमा सके, ना बेचारा बच्चे की शादियां करा सके,
और उनके हाथों से गंदुम निकल गई। और निकलने के बाद जखीरा अंग्रेजों ने जखीरा किया, इलीट क्लास में जखीरा किया, 1500 2000 आदमी जो उन्होंने जखीरा किया हुआ है। मैं ये कहता हूँ कि एक कंपनी ने 25 लाख टन जखीरा किया हुआ है, और दूसरी जो आप देखेंगे कोई 1000 टन, कोई 2000 टन, कोई 10,000 टन, इस तरह जखीरे हैं। इस तरह जखीरा किया गया और इसको आर्टिफिशियल बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी पंजाब के ऊपर भी बात डाली जा रही है कि पंजाब से मंगाने नहीं दे रहे, सिर्फ इनके पास वाफिर मिकदार में गंदुम है। और मैं यकीन माने कि इतनी गंदुम है कि अगर फ्लोर मिल के लिए 6 महीने की इन्होंने स्टॉक की हुई है, तो ये बताएं कि 55-60 रुपए की चीज फ्लोर मिल मालकान ये किस तरह का कोहराम मचा रहे हैं। और ये जो इलीट क्लास जिन्होंने जखीरा किया हुआ, बैंकों से प्लेट की हुई है, उनका क्या आखिर अंजाम होगा। एक आदमी 100 किलो लेता है एक घराने में, महीने में वो 6600 रुपए का मिलता था 100 किलो आटा, आज वो ले रहा है 12,000 रुपए का आटा। वो कहाँ गरीब अफोर्ड करेगा। आप ये देखें कि चीनी में डबल रेट, वो भी आप देख लें। अब देखें सब्जियों में ये सैलाब की जद में आए सब्जियां, वो सच बात है। अब चावल पे हमारे पास कोई ऐसा इशू नहीं है कि हम इसको ये समझ सकते हैं कि सिंध की साइड हो या पंजाब की साइड हो, तो सिंध में पंजाब में हमारा 30% क्रॉप फेल हुआ है। अच्छा अब्दुल रऊफ साहब, ये कहिएगा, चलें ये एक तो मामला है और ये डिबेटेबल भी है। अगर सब्जियों की बात करें, फलों की बात करें, तो ये जवाब बनाया जाता है कि वो तो रोज़ आती हैं, ताज़ी आती हैं, तो उनका महंगा होना तो है, वो जवाब उसका है ही, क्योंकि सैलाब जो है वो आ रहा है। तो आप तिजारत के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, एक आपका जो है तजर्बा है इसमें, आप ये कहिएगा कि ये बात किस हद तक सच है। मैं आपसे बताऊं कि ये फल और फ्रूट की बात कर रहे हैं आप या सब्जियों की बात कर रहे हैं जी, किन साइड से आपको कोई बसवा नहीं है। जो भी आना है और खेती से भी आ रहा है, दूसरी जगह से भी आ रहा है, फ्रूट भी आ रहा है और हमें सब्जियां भी आ रही है। लेकिन सब्जियां जो पंजाब की तरफ थी वो बह गई है, इसमें नो डाउट। लेकिन उसकी वजह से इतना बड़ा इजाफा नहीं होता। तो आप सब्जी मंडी, न्यू सब्जी मंडी में देखेंगे तो उधर रेट देखेंगे 50 रुपए किलो होगी चीज, यहाँ रिटेल में आएंगे तो 150 रुपए की होगी। तो ये एक चीज का मैकेनिज्म बना हुआ ही नहीं है। आप प्राइस कंट्रोल वाले कहाँ हैं, कंज्यूमर राइट कहाँ हैं, ये सब कहाँ हैं। अगर वो कंट्रोल करना चाहें तो सब कंट्रोल हो जाएगा। अगर गंदुम पे भी कंट्रोल चाहते हैं तो हो जाएगा, इतना कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है। अगर जखीरा अंदोज तो कोई हवा में तो नहीं रख रहे हैं ना, यही साइलों में भी रखते हैं। 5000 टन का एक साइलो होता है, जिसमें साइलों में कोई बोरी नहीं लगती और उसी में रख देते हैं ताकि गंदुम भी खराब नहीं होती, और जाली लगी हुई होती है तो उससे हवा आती है। तो ये आप यकीन माने 5000 टन के साइलो मुख्तलिफ जगहों पे बने हुए हैं और फ्लोर मिल में भी हैं और 2500 टन के भी साइलो हैं और गोदाम में अलग जखीरा है। तो आप यकीन माने कि ये कोहराम आर्टिफिशियल बनाया जा रहा है और इस सैलाब से लोगों को तकलीफ दी जा रही है। यानी ग्रोसरी के आइटम लेने वाला मिडिल जो आदमी है 35,000 वाला, वो कहाँ से पूरा करेगा हर चीज को, सवाल ही पैदा नहीं होता। कहाँ से रोटी लेगा, कहाँ से वो बच्चों की फीसें भरेगा, कहाँ से गैस के बिल, कहाँ से बिजली के बिल, कहाँ से अफोर्ड करेगा, कोई ये बता देना मुझे। अभी तो सैलाब से 25 लाख 30 लाख तो रोडों पे बैठे हैं, उनके लिए खुश्क खुराक का इंतजाम किया जाए, ना कि राशन भेजा जाए। वहाँ पे पकाने की जगह ही नहीं है, तो खुश्क राशन की बात करें। ये खुश्क में हम क्या दे सकते हैं उनको, रोटी दें तो 2 वक्त की रोटी तो उनको मिल जाए, वो दूसरे दिन पानी में भिगो के खा सके, और दूसरा आप उनको चने बुने हुए दें और बिस्किट वगैरह दें, ये चीजें दें ना। तो कोई आप सैलाब जदगान का भला कर देंगे। सैलाब की सूरत हाल पे ये इस तरह का कोहराम मचाना और 27 करोड़ अवाम को टीका लगाना, मैं आपके टीवी के तवज्जुह से, सिटी 21 के तवज्जुह से, 24 के तवज्जुह से, सिटी न्यूज का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये वक्तन वक्तन हमें आगे देते हैं और हमें बर वक्त इत्तला मिलती है। यकीन माने कि ये अगर हम पाकिस्तानी 27 करोड़ अवाम के लिए सोचें और अल्लाह की लाठी बेआवाज है, यकीन माने एक दाने का भी हिसाब देना पड़ेगा। ये कोई नहीं समझ पा रहा। ये वक्त तो जिंदगी तो निकल ही जाएगी,
कोई कब जाएगा, कहाँ जाएगा, पता नहीं है, वोट किसी को नहीं छोड़ती। अब ये बताएं कि उनके बच्चे ऐश करेंगे तो क्या ये आपको ऐसा लग रहा है कि ये कौम को किस तरह बदहाल कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? जी ठीक है अब्दुल रऊफ साहब, अभी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन सिंदाबाद गार्ड बोर्ड महमूद शाहनवाज। शाहनवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि हमारे मुल्क में ये अलमिया है कि जब भी कोई डिजास्टर, कोई हंगामी सूरत हाल बनती है तो एक तो उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी लेने को जो है वो राजी नहीं होता है, दूसरा जो है जो अशिया है, जो बेसिक नीड्स हैं, वही जो है उसकी या तो किल्लत कर दी जाती है या तो वो इतनी महंगी कर दी जाती हैं कि जो एक आदमी जो पहले ही एक मुश्किल कड़ी से गुजर रहा है वो उस चीज को भी फेस करता है। तो इस हवाले से बताइएगा कि फिर क्या तैयारी है हुकूमत की जानिब से कि जब वो एक डिजास्टर में ये बेसिक नीड्स ही प्रोवाइड नहीं कर सकते। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि हमारे मुल्क में गवर्नेंस के निज़ाम बहुत कमज़ोर हैं। बड़े नॉर्मल हालात में भी आपके पास अशिया की चीज़ों की कीमतें बिला किसी वजह के बढ़ जाते हैं। मैं आपको इस साल की मिसाल बता देता हूँ। आप मुझे बताइए कि मार्च और अप्रैल में आपका चीनी का और उसका शुगर केन का जो सीजन था गन्ने का वो ख़त्म हुआ था, आपके पास मैक्सिमम स्टॉक्स अवेलेबल थे, तो वो फिर चीनी 140 से और 180 और 90 पे कैसे पहुंच गई? उस वक्त कौन सा डिजास्टर आया हुआ था? उस वक्त कौन सी कोई हमारे पास चीनी की किल्लत थी कि 50-60 रुपए एकदम से एक कमोडिटी के ऊपर जो कि रोजाना की चीज बिकने वाली है उसके ऊपर बढ़ गए। काश्तकारों के तो गन्ने का रेट नहीं तय किया गया कह के कि हम डीरेगुलेशन भी कर रहे हैं और शायद चीनी की कीमतों को भी हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो बढ़ गया, उसको किसने देखा? अब आप बात कर रही हैं ऐसी सूरत हाल की कि मुल्क में बहरहाल सैलाब तो है। इस वक्त जैसे गिद्धें होती हैं ना कि वो लाशों का इंतजार करती हैं और उसके ऊपर वो नोचना शुरू कर देती हैं, तो ऐसे मौके तो वो इंतजार कर रहे होते हैं। अभी जाहिर सी बात है शॉर्टेज होनी है, हुई नहीं है, उसके अभी से ढंढोरा पीट के आप मुझे बताएं कि इस वक्त आटा हफ्ते से महंगा हो गया है, गंदम एक हफ्ते से महंगी हो गई है। 2200 वाली गंदम जो काश्तकारों से खरीदी गई वो 34-3500 की हो गई। तो गंदम तो आपके पास हार्वेस्ट हुई भी पड़ी है। अगर डिजास्टर खुदा ना खास्ता आना शुरू भी हुआ तो वो नॉर्दर्न इलाकों में अभी आना शुरू हुआ, तो उस वक्त कैसे बढ़ गए? तो नजर ये आता है कि बहरहाल इस डिजास्टर के असरात आने हैं, हमारे पास शॉर्टेज आनी है। लेकिन सिंध फॉर एग्जाम्पल उधर कुछ भी नहीं है, तो भी कराची में बाजार, कराची में आटे से लेके हर सब्जी 4-4 गुना महंगी हो गई है। यहाँ पे तो कोई भी इस तरह का सिलसिला अल्लाह के करम से अभी तक तो नहीं हुआ है, आगे भी अल्लाह ताला बचाएगा। कहने का मकसद देखिए ये है कि हमारे पास ऐसे मौकों के लोग तलाश में होते हैं। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती के साथ सरकार उनको अगर इनकरेज नहीं करती तो उनको डिस्करेज भी नहीं करती। माहौल कुछ इस तरह से बना हुआ है कि बैंकें भी उनको पैसे देने के लिए तैयार है, हुकूमत भी शायद पीठ पे थपकी लगाने के लिए तैयार है, और वो फिर काश्तकारों का भी फायदा उठाते हैं और जो आपका कंज्यूमर है ये कहिएगा कि क्या मैकेनिज्म बनाया जाना चाहिए, क्या सख्त सजाएं होनी चाहिए कि अगर कोई मुनाफाखोरी कर रहा है या इस तरह की हंगामी सूरत हाल में फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है तो उसको डिस्करेज किया जाए, उसकी हौसला शिकनी हो और आइंदा लोग इस चीज़ से बाज रहें? देखिए, सबसे पहली बात यह कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स इतनी ज़्यादा इन जगहों पे चलते नहीं हैं। होना क्या चाहिए कि जो सप्लाई की चीज़ें हैं, जो सप्लाई साइड है, अगर वो आपकी स्मूथ रहे और वो अगर चलती रहे तो फिर आपको इसका अंदेशा कम रहता है कि इसमें कोई ब्लैकमेलिंग होगी। वो कैसे सरकार कर सकती है? जो अगर गंदम उनके अपने हाथ में हो उनके स्टॉक्स रिलीज कराए, चीनी के स्टॉक्स रिलीज कराए। अगर नहीं करता तो उसको इंपोर्ट करके भी अगर फ्री मार्केट और डीरेगुलेशन के साथ चलना चाहते हैं तो उसको फ्री इंपोर्ट उसकी खोल दे कि वो बाहर से चीज आना शुरू कर दे। मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स और प्राइस लिस्टें ये हम कोई 70 साल से सुन रहे हैं, ये कभी भी इफेक्टिव, रमजान शरीफ में भी इफेक्टिव नहीं होते और अनफॉर्चुनेटली वो होंगे नहीं। आपने देखें
सब्जी मंडी टोक्यो का शहर आधा है आबादी में, कराची से 7 सब्जी मंडी है, कराची में सिर्फ 1 सब्जी मंडी है। आपने जान के कंट्रोल चंद लोगों को दिया हुआ है। आप आज भी कोई बाजार प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट का कंट्रोल है, कोई खोल नहीं सकता। तो जब आपने कंट्रोल ही चंद लोगों के हाथों में दिया हुआ है तो उसमें से एक्सपेक्टेशन रखना कि मार्केट फ्री और फेयर और कंपेटिटिव अंदाज में एक्ट करेगी, अच्छा, वो नहीं करेगी। महमूद साहब, गुफ्तगू के आगाज में आपने चीनी की बात की थी, चीनी की किल्लत पैदा की गई और फिर अपने मनमर्जी के रेट भी बढ़वा लिए गए, फैक्ट्रियों को ताले लगा दिए जाते हैं और जो उनके वर्कर्स होते हैं उन्हें सड़कों पर उतार दिया जाता है, उनसे एहतजाज करवाया जाता है। हुकूमत को मुज़ाकरात की टेबल पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाती है और अपनी बातें मनवाई जाती हैं। ऐसे में हुकूमत क्या कर सकती है? देखिए, हुकूमत को तो मॉब के पीछे बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। उनकी बातें मानने से पहले हुकूमत को सोचना चाहिए कि वो किस किस्म के इक़दाम ले रही है और उसके असरात क्या होंगे बाजार के ऊपर। हम तो नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं कि चीनी के मामले में इस तरह का माहौल गया कि आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि 5.8 मिलियन टन के ऊपर अगर आप 10 रुपए चीनी भी बढ़ाते हैं 1 किलो के ऊपर, तो 58 अरब रुपए का सिर्फ फायदा पड़ता है जो शुगर मिलों को हुआ। अगर ये पहले करते तो कम से कम काश्तकार को होता, तो कम से कम अगर गन्ना ज्यादा लगता, ज्यादा होता, तो कम से कम अगले साल फिर चीनी वाफिर मकदार में होती। तो वो भी नहीं किया। अब इस तरह के इकदाम अगर इस तरह से ही नताइज निकलने। अच्छा महमूद साहब, ये बताइएगा, जैसे आपने मॉब की बात की है कि मॉब के पीछे हुकूमतों को नहीं लगना चाहिए, लेकिन अगर हम पाकिस्तान के गुज़श्ता 2 दहाइयों की सियासत देखें तो वो मॉब के ऊपर ही हो रही है। अगर हम असातिज़ा को देखें, वो भी सड़कों पर हैं, यंग डॉक्टर्स भी सड़कों पर हैं, टीचर्स भी सड़कों पर हैं, नाबीना अफराद अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर हैं, मजदूर सड़कों पर हैं। और हर शोबे से हम ये देखते हैं कि अगर कोई फैक्ट्री बंद हो गई है तो उसके जो है वो एम्प्लॉयज़ सड़कों पर आ जाते हैं और हुकूमत को मजबूर किया जाता है। ये सारी चीज़ों से निकला कैसे जा सकता है? भी लोग ये कहते हैं काश्तकारों को भी कि भाई आप भी सड़कों पे क्यों नहीं निकलते, और हम निकलते भी हैं। वो फिर एक अलहदा गुफ्तगू है, लेकिन ये कि वो भी ऐसा माहौल नाइंसाफी का क्रिएट कर दिया गया है कि आप खुद फरमा रहे हैं, नाबीना लोगों की भी बात कर रहे हैं कि लोग ये समझते हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक हम इसके पीछे कोई हुल हंगामा नहीं करते, रोड बंद नहीं करते, हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। जब इंसाफ ना मिलने की तवक्को होती है तो फिर ऐसा ही होता है, फिर आपके इंटरेस्ट ग्रुप भी इसके पीछे छुपके और फायदा ले लेते हैं, जैसे वो ले रहे हैं आपके सामने। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि जैसे कि मौक़िफ़ पेश किया जा रहा है कि सैलाब के बाइस जो है हमने अशिया की कीमतों में इजाफा किया गया है, अगर ये बात सच भी है तो ज़रा बताइएगा कि क्या हुकूमत की जानिब से कोई ऑल्टरनेट रास्ता, कोई ऑल्टरनेट या कोई मिडल ग्राउंड नहीं निकाला जा सकता कि जिसकी वजह से जो अशिया की फराहमी है उसमें कोई जो है रुकावट पेश ना आए, और जिस तरह से कोई मुतबादिल रास्ता निकाल दिया जाए जिसकी वजह से जो है जो अशिया जो है वो सूबे में जो है वो आ सकें? देखिए, इसमें सबसे पहले तो समझने की जरूरत है कि कौन सी अशिया हैं जिनका शॉर्टेज क्रिएट हो सकता है। मेरे ख्याल में इस वक्त जो आपकी फ्रेश सब्जियां हैं उनका इम्पैक्ट आना है उन इलाकों में जहाँ पे वो सब्जी होती है। अब अगर सिंध में खामखा की कीमतें बढ़ा दी गई हैं तो ये बात समझ से बाला कर है। हाँ, पंजाब के इलाकों में सब्जियों की कीमत का बढ़ना, वो बात ये एक आलमिया और डिजास्टर है बहुत बड़ा, उसका इम्पैक्ट आएगा। मेरे नहीं ख्याल में कि उसमें वेरी फ्रैंकली कोई सरकार इस तरह का कदम उठा सकती है कि फौरन अवेलेबिलिटी करके दे। आपके पास रोजमर्रा की अशिया जैसे हैं प्याज के, टमाटर की और इन चीजों की कर सके। हमारे इस पास स्टोरेजेस मौजूद नहीं है, लेकिन जो चीजें आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं और जो स्टोर की जा सकती हैं और उनकी चीजों में ये कह के कि सैलाब आ गया और वो बढ़ा दी जाए पहले सैलाब, तो उनको मेरे ख्याल में कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा सर, जिस तरह आप बता रहे हैं कि इतना खतरा जो है अभी सिंध में आया नहीं है जितना कि बना दिया गया है, एक पैनिक सिचुएशन हर दफा बना दी जाती है और लोग भी जो है फिर अपने
महमूद शाहनवाज हमारे साथ मौजूद थे। आपको बता रहे हैं सैलाब के बाइस सूबे में जो है वो महंगाई की नई लहर आ गई है। सिंध के सैलाब के कराची पर असरात क्या होंगे, इस हवाले से हम उनसे बात कर रहे थे। सिंध में मुमकिन सैलाब का खदशा है, मुनाफाखोरों ने भी कमर कस ली है, रोजमर्रा अशिया ज़राए इजनास महंगी होने का खदशा बढ़ गया है। जी बिल्कुल, आटे के नर्ख में भी पहले ही 20 रुपये इजाफा किया जा चुका है। बीफ और मटन की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई हैं। रिटेल मार्केट में गोश्त की मनमाने रेट पर फरोख्त भी जारी है। शहर कायद में फल, सब्जियां, दालें, चीनी महंगी हो चुकी हैं। घी भी महंगा होने का खदशा है। माहिरीन मुआशियात कहते हैं कि सप्लाई चेन मुतासर होने का बहाना बनाकर आवाम को लूटा जा रहा है। अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब हमारे साथ थे, उनका भी यही कहना था कि बिला वजह लूटा जा रहा है। सिंध में अभी कोई ऐसा खतरा नहीं है कि कीमतें इतनी बढ़ा दी जाएं, सिर्फ कोहराम मचाया जा रहा है, शोर डाला जा रहा है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है और आवाम को परेशान किया जा रहा है। हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ पर मिडिल क्लास इस वक्त सैलाब ज़दगान की मदद करना चाहता है, लेकिन वो खुद दांत से पकड़ पकड़ कर खर्च कर रहा है। और ऐसे में जब ज़ख़ीरा अंदोज़, मुनाफाखोर और खुदा से ना डरने वाले, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, खुदा से ना डरने वाले लोग जो हैं वो आवाम का जीना मुहाल करेंगे, तो ऐसे में जहां लोग दूसरों की मदद करना चाह रहे हैं वहां वो अपने दाल दलिए से भी जाते हैं। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, अगर हम अपने मुआशरे की नफ्सियात की बात करें, मुआशरे की नहीं, अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ों की उसकी नफ्सियात की बात करें, तो यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात कही जाती है जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल भी है कि अगर पाकिस्तान में ये पता चल जाए कि कल क़यामत है तो जानमाज और तस्बीहां महंगी हो जाएंगी। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और यहाँ पे देखा जाए अफसोसनाक बात है कि इस वक्त परेशानी का आलम है और जो सैलाब होता है हम दुआ ये करते हैं कि सैलाब से बचाए। और जैसे पंजाब में नुकसानात हुए हैं, खड़ी फसलें तबाह हुई हैं, उसका इम्पैक्ट आप देखें सप्लाई चेन पे कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा, अजनास की सप्लाई चेन पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट करता है उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। अजनास माइल को अगर हम देखें तो वो भी यही देखते हैं और बता रहे हैं कि जो इसका इम्पैक्ट है पूरी मईशत पर होगा। और उस दौर में जबकि यहाँ पे देखा जा रहा है तो उसमें यहाँ लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें जो हैं वो तबाह हो गई है। पंजाब में सबसे ज्यादा मुतासर हुई है। सैलाब में सिर्फ जमीन ही नहीं निकली है, पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी को भी तोड़ा है। और उसका अगर आप देखा जाए बारिशों से, सैलाब से जो पाकिस्तान भर में नुकसान के इब्तदाई तखमीना जो है अरबों डॉलर बताया जा रहा है। और मौसमियाती तब्दीली का संगीन शिकार पाकिस्तान पहले ही जो है वो मुश्किलात में था। और अब ये देखा जाए कि लाखों इंसानी के साथ जरी और मवेशी उनकी जो मसाइल सामने आए हुए हैं। उस वक्त जब ये कहा जा रहा है कि वो सैलाब सिंध में टकराएगा, उससे पहले ही आप देखें गरीब आवाम जो पहले ही गरीब से गरीब तर होती जा रही है और गुर्बत की जो लकीर है उसे भी आपका देखें 50% से ज्यादा आबादी आपकी गुर्बत की लकीर के नीचे है। उनका एक दिन का गुजारा करना मुश्किल है। उसमें आपने 2 हफ्ते में आटा फी किलो 20 रुपए महंगा कर दिया, सब्जी आपने महंगी कर दी है, आपने दाल चावल महंगी कर दी है। और जो माफिया है वो सरगर्म हुए में। हम इस वक्त प्लेटफॉर्म से अपील करेंगे सिंध गवर्नमेंट से, उन्होंने एक बहुत अच्छी कमेटी बनाई थी प्राइस कंट्रोल, वो जाके जगह जगह जाके वो रेड मार रही थी, छापे मार रही थी। उसके बाद ये तमाम माफिया जो हैं जमीन बोझ हो गए थे, उसके बाद चीनी और ये सारी चीजों से। उसके बाद अब देखा जाए कि एक बार फिर ये सर उठा रहे हैं और ये जो सैलाब के नाम पे एक बार फिर ये जो माफिया सरगर्म हो रहे हैं। और आप भी देखेंगे कि कराची जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर है उसके अंदर जो अब कीमतें हैं वो किस तेजी से ऊपर जाती है। हम जी ठीक है अशरफ, बताइएगा कि जैसे कि महमूद शाहनवाज साहब भी ये बात कर रहे थे कि अभी आफत आई नहीं है कि पहले ही ढिंडोरा पीट दिया गया है और बता दिया गया है कि अशिया जो है वो महंगी होने जा रही हैं। तो जरा आप बताइएगा, रियलिटी ग्राउंड पे बताइएगा कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सैलाब के बाइस सूबे सिंध में महंगी होने का खदशा है। जरा रियलिटी बताइएगा ताकि लोग जो है वो भी पैनिक ना करें। देखा जाए कि अगर ये सैलाब जैसे कहा जा रहा है, सिंध गवर्नमेंट ने अभी जो अपडेट आई है और एनडीएमए के जो डीजी हैं उन्होंने उनसे जो आज बात की है, जो फ्लड का जो यहाँ पे जांच के लिए जो कैंप बनाया गया तो वहाँ ये बताया जा रहा है कि पहले सुपर फ्लड का था लेकिन अब उसका पेस कम हो गया है। लेकिन इसके अगर हम देखा जाए जो खदशात नजर आ रहे हैं कि ये सप्लाई चेन को जवाब बना के, जैसे सब्जियों की कीमतें
तो उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी। इस वक्त कराची में मैं बताऊं, धनिया पुदीने की जो गड्डी 15 रुपए की थी वो इस वक्त 30 से 40 रुपए की गड्डी बिक रही है। आलू प्याज पे 10-10 रुपए फी किलो कराची में बढ़ा दिया गया है। टमाटर की कीमत इस वक्त जो है, जो एक हफ्ते पहले 100 रुपए का टमाटर था वो 160 से 180 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। यानी 60 से 80 रुपए किलो 7 दिनों में महंगी हो चुकी है। और अगर ये सैलाब जैसे बताया जा रहा है कि सैलाब का जो इम्पैक्ट आता है और वो तकरीबन जो 5 या 6 सितंबर को कहा जा रहा है, तो उसके बाद आप सोच सकते हैं कि टमाटर जो सब्जियां है उसकी कीमतें कितनी इजाफा कर दिया जाएगा। हालांकि महमूद शाह नवाज साहब जो सिंध आबादगार बोर्ड के जो चेयरमैन भी है, सदर भी कहलाते हैं, और इनको सारा सप्लाई चेन का पता है कि कोई इम्पैक्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए जो मुनाफाखोर है, काश्तकारों को मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कुछ नहीं मिलता है, ना गंदम में कुछ मिला, ना चावल में कुछ मिला, ना सब्जी में कुछ मिला। लेकिन ये जो मुनाफाखोर हैं पूरे मुल्क में बैठे हुए हैं, और खास तौर से अफसोस के साथ मैं बताऊंगा ये वो ताजिर हैं, छोटे ताजिर जो सब्जी फरोख्त करते हैं, ठेले वाले हो गए, पतारे वाले हो गए, दुकानदार, ये सब अपना जो है मनमाना मुनाफा कर रहे होते हैं। यहाँ प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये सिंध की बात करूं मैं तो इंतहाई जो गरीब लोग हैं मजीद मुश्किलात में आ जाएंगे। कि अगर आप सोचें कि 20 रुपए किलो 1 किलो आटा जब महंगा हुआ है तो गरीब आदमी। अच्छा अशरफ, जिस तरह आप काश्तकारों के हालात की बात कर रहे हैं, तो इससे पहले भी ये हवा चली थी कि मिडल मैन का किरदार खत्म किया जाएगा, काश्तकार को इतना बासलाहियत बनाया जाएगा कि वो खुद अपनी गंदम जो है वो मार्केट में जाकर बेच सके। लेकिन हमने देखा कि ये बातें सिर्फ बातें ही रही हैं, बल्कि मिडल मैन का किरदार मजीद मजबूत हो गया है। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि मिडिल मैन जो है सबसे बड़ा मुनाफा कमाने वाला है और गरीब काश्तकार को कुछ नहीं मिलता है। महमूद शाह नवाज भी इसको तस्दीक करेंगे, क्योंकि जो काश्तकार है वो उसको अगर वो सब कुछ पैसा लगाता है, उसके बाद गंदम जब बेचने जाता है तो वो खरीदार नहीं मिलता है। लेकिन ये जो मिडिल मैन है गंदम खरीद के होल्ड करता है, अब आपके सामने है कि 1 किलो गंदम 20 रुपए महंगी होगी तो यकीनी तौर पर आटा भी महंगा हो जाएगा। उसी तरीके से सब्जी का है, फलों का है, तमाम अजनास जो है, खाने पीने की दालें हो गई, चावल हो गया, आपका चीनी हो गया, तो मिडिल मैन इसमें किरदार अदा कर रहा है और वही मुनाफा कमा रहा है और आवाम को लूट रहा है। तो उसके लिए हुकूमत ने दावे तो किए थे कि मिडिल मैन को खत्म कर देंगे, डिजिटल मार्केट कर देंगे और मुख्तलिफ शहरों में जो है वो वहाँ वेयर हाउस बनाएंगे ताकि काश्तकार डायरेक्ट आके अपने जो अजनास है वो वहाँ फरोख्त करें, उनको ज्यादा ज्यादा मुनाफा मिले। तो जिसके अगर वो ज्यादा मुनाफा मिलेगा तो काश्तकार तभी जो ग्रो करेगा, ज्यादा से ज्यादा जो है वो सब्जी या अगर दीगर जो 5 फसलें वो लगाएगा। लेकिन उसको पैसा नहीं मिलेगा तो क्यों लगाएगा? उसके ऊपर ये सैलाब का खतरा है। वहाँ कहा जा रहा है कच्चे इलाके में और जो दरिया सिंध के आस पास है जो कि फसलें वहाँ पे खड़ी हुई है उनको वहाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ अशरफ खान, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ साथ चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम भी हमारे साथ थे। महमूद शाह नवाज चेयरमैन सिंध आबादगार बोर्ड हमारे साथ थे। आप सबका शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स का 8वें रोज पे एहतजाज, हजारों मरीजों का इलाज ना हो सका, दर्जनों ऑपरेशन मुलतवी, मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं। जबकि एहतजाजी डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक वजीफा नहीं मिलता काम नहीं करेंगे। अस्पताल के 220 हाउस ऑफिसर्स का वजीफा फीकस 45,000 रुपए, जबकि 130 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स का वजीफा 75,000 रुपए है। अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स का 8वें रोज भी एहतजाज जारी है। हजारों मरीजों का इलाज ना हो सका, दर्जनों ऑपरेशन मुलतवी हो गए हैं, मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं। जबकि एहतजाजी डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक वजीफा नहीं मिलता काम नहीं करेंगे। अस्पताल के 220 हाउस ऑफिसर्स का वजीफा फीकस 45,000 रुपए है, जबकि 130 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स का वजीफा 75,000 रुपए है। आपको ये भी बताएं कि ऑपरेशन मुलतवी किए गए हैं और ये वो ऑपरेशन हैं जिनकी बारियां भी कई कई महीने बाद आती हैं। बात करेंगे इब्राहिम रिंद से, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का सबसे बड़ा अस्पताल है अब्बासी शहीद अस्पताल, जो कि मुख्तलिफ इलाकों को कवर करता है और गुज़श्ता 8 रोज से जो डॉक्टर्स हैं, हाउस ऑफिसर, ओपीजी, उनकी जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है, जिनका कहना है कि गुज़श्ता 5 माह से उनका वजीफा अदा नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो एहतजाज कर रहे हैं। बीच में जो है वो कुछ डॉक्टरों ने YDA के जो डॉक्टर थे वो इनके एहतजाज में भी पहुंचे थे इज़हार यकजहती के लिए, लेकिन मुज़ाकरात भी किए थे, लेकिन अफसोस की बात है कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे, जिसके जहाँ OPD बंद रही और हज़ारों मरीज परेशान रहे और रुल गए, वहीं पर दर्जनों ऑपरेशन भी मुलतवी कर दिए गए, जिनको कई हफ्तों के बाद और कई महीने के बाद जो है वो तारीखें दी जाती हैं, लेकिन ऑपरेशन भी मुतासर हो रहे हैं शदीद। और जो हज़ारों
की तादाद में मरीज ओपीडी में आते हैं वो भी शदीद ख्वार हैं, परेशान हो गए। तो इस हवाले से मरीजों का वक्त भी ज़ाया हुआ, पैसे भी ज़ाया हुआ। इस हवाले से डॉक्टर जो है वो अपनी हटदर्मी पर बरकरार है, जिनका कहना है कि गुज़श्ता कई माह से वो काम कर रहे हैं, दिन रात खिदमत सर अंजाम देते हैं, लेकिन 5 माह से वजीफा नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो एहतजाज करने पर मजबूर हैं। अस्पताल के अंदर 220 जो है वो हाउस ऑफिसर काम कर रहे हैं, जिनमें से एक का जो वजीफा है वो 45,000 रुपये है। इसी तरह अस्पताल में 130 जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर हैं, जिनमें से एक का जो वजीफा है वो 75,000 रुपये होता है। और इसी तरह जो है वो उनका कहना है कि वो दिन रात मरीजों की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन उनको वक्त पर जो ये वजीफा अदा नहीं किया जाता, जिसकी वजह से वो एहतजाज करने पर मजबूर हैं। तो इस हवाले से अस्पताल के जो डायरेक्टर हैं और MS हैं वो भी डॉक्टरों के साथ कई बार जो है वो मुज़ाकरात कर चुके हैं, लेकिन मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं। और इस हवाले से मेयर कराची मोहतरम वहाब का बयान भी सामने आया था कि जिनको काम करना है तो वो काम करें और डॉक्टर अपने हल्फ के हिसाब से काम करें, लेकिन जो है जो काम नहीं करेगा और वो घर चला जाए। और इस हवाले से ब्लैकमेलिंग जो है वो काबिल कबूल नहीं होगा। उनका वजीफा भी बढ़ाने के हवाले से किसी हिसाब से भी ब्लैकमेल नहीं होंगे। तो इस हवाले से मजम्मत भी की गई मुर्तज़ा वहाब के बयान की। और इस हवाले से एहतजाज का सिलसिला जो 8वें रोज भी जारी है, जिसकी वजह से मरीजों को ठीक है इब्राहिम, अभी आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हाउस ऑफिसर अब्बासी शहीद अस्पताल डॉक्टर यूसुफ सुहेल। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि डॉक्टर्स भी जो है अपनी बात पर कायम है और वहीं जो सिंध हुकूमत है वो भी अपनी बात पर कायम है कि वो किसी के भी प्रेशर में नहीं आएगी और किसी की भी धमकी बर्दाश्त नहीं करेगी। इस सब में रोल मरीज रहे हैं, तो आखिर मरीजों के लिए क्या मिडिल ग्राउंड निकल सकता है कि दोनों पार्टीज कोई एक पेज पर आ जाएं? अच्छा देखिए, जहाँ तक मरीजों की बात है ना, ये एक परसेप्शन, एक गलत बिल्डअप हो रहा है कि मरीज रुल रहा है। बिल्कुल मरीज रुल रहा है, लेकिन इस बात का अंदाजा हमें होना चाहिए कि जो एक हॉस्पिटल होता है, टर्शरी केयर हॉस्पिटल, उसको सिर्फ HOs या PGs नहीं चला रहे होते। उसके लिए गवर्नमेंट ने RMOs रखे होते हैं, CMOs रखे होते हैं, कंसल्टेंट रखे होते हैं। तो जब HOs या PG किसी भी वजह से उनकी कोई डिस्टर्बेंस होती है या उनके लिए कोई प्रॉब्लम होती है या इस तरह के सर्कमस्टेंसेस होते हैं, तो RMO, CMOs और कंसल्टेंट की जिम्मेदारी, रेगुलर जिम्मेदारी है कि वो मरीजों को देखें। तो जिस तरह हमें ये कहा जा रहा है कि सर आप सरकार के मुलाजिम हैं, आप काम छोड़ देते हैं तो घर चले जाएं, तो हम तो वैसे सरकार के मुलाजिम नहीं, वजीफे पे, लेकिन वो लोग वाकई जो सरकार के मुलाजिम हैं, यानी कि CMOs, RMOs, जो 2-2 साल से हॉस्पिटल की जिन्होंने शक्लें ही नहीं देखी, जो हॉस्पिटल्स को जानते ही नहीं है, जिनको हॉस्पिटल्स में आप हफ्तों में 15 दिन में एक मरतबा देखते हैं, शायद उनसे भी एक सवाल करना बनता है कि सर आपकी तो सैलरीज आ रही हैं, आप OPDs में क्यों नहीं बैठे, आप अपनी इलेक्टिव ड्यूटीज क्यों नहीं कर रहे। तो एक ये परसेप्शन भी देखना जरूरी है कि अब सीनियर से भी सवाल किया जाए जिनकी वाकई वहाँ पे ड्यूटीज बनती है। हमें तो 4-5 महीने की सैलरीज नहीं मिलती। दुनिया का कोई भी शोबा आप देखें, अगर उनको 2 महीने 3 महीने की सैलरीज नहीं मिलती तो अपना काम करना छोड़ देता है, कहते हैं हम अपना काम नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद इलेक्टिव ड्यूटीज के अलावा हम 12-12 अगर हम दुनिया भर की बात करें, जाहिर है काम तो छोड़ते हैं, लेकिन हमेशा इस तरह होता है कि जो लोग जॉब कर रहे हैं वो जॉब टाइमिंग में है और दूसरे एहतजाज कर रहे हैं, और जो एहतजाज कर रहे हैं वो जॉब पे नहीं होते उस वक्त, लेकिन वो अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, वो अपने जो फ़राइज़ हैं उनकी अंजामदही मुकम्मल तरीके से करते हैं। अगर आप UK और यूरोप की बात करना चाहें तो उनकी मिसाल तो ऐसे है। नहीं, अगर आप देखें तो हमारी 2 टाइप की ड्यूटीज होती है। एक होती है नॉर्मल ड्यूटीज, जो इलेक्टिव ड्यूटीज होती है, जैसे OPDs हैं, और एक है इमरजेंसी ड्यूटीज। इमरजेंसी ड्यूटीज का हमने 1 मिनट के लिए भी बाइकआउट नहीं किया। अभी मैं 9 बजे इमरजेंसी जाऊंगा, सुबह 9 बजे मुझे वापस आना है। इलेक्टिव ड्यूटीज के लिए मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि सिर्फ HOs और PGs नहीं। अच्छा यूसुफ सुहेल साहब, ये भी बताइएगा कि जो लोग महीनों के बाद, 6-6 महीने बाद, 8-8 महीने बाद अब्बासी शहीद अस्पताल में गुर्दे के मरीजों की और जितने भी ये किडनी के इश्यूज वगैरह हैं, लिवर के इश्यूज हैं, इनके ऑपरेशंस महीनों बाद होते हैं, उनकी डेट पे ही अगर उनका ऑपरेशन कैंसिल हो जाए तो उस मरीज का कसूर क्या है? देखें, हमारी तरफ से हमने पूरी कोशिश की कि किसी का ऑपरेशन है वो मुलतवी ना हो, जो हमारे पास वार्ड में एडमिट थे वो ना हो। लेकिन वो पेशेंट जिनको अर्जेंटली ज़रूरत नहीं होती इलेक्टिव ड्यूटीज़ में, जिनका ऑपरेशन कुछ दिन बाद हो सकता है, कुछ दिन का 10-15 दिन बाद हो सकता है, तो हम उनके ऑपरेशन मुलतवी करते हैं। लेकिन मैं फिर आपको यही बात कह रहा हूँ कि अगर PGs और HOs ऑपरेशन या उसमें नहीं होते तो फिर भी हॉस्पिटल में अमला मौजूद है इस चीज़ के लिए। आप इस बात को समझे कि कंसल्टेंट, RMO, CMOs की जो टीम है, जो रेगुलर PGs और HOs के बगैर ऑपरेशन कर सकती है, वो 1 साल 2 साल से हॉस्पिटल क्यों नहीं आ रहे? इस बात लेकिन यूसुफ साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो भी हैं, वो नहीं आ रहे, वो एक अलग चैप्टर है।
बात आपकी ड्यूटीज की हो रही है कि अगर ये कहा जाए कि मैं न्यूज एंकर हूं और मेरे साथ वाली न्यूज एंकर हैं तो वो काम करें, अगर वो काम नहीं कर रही तो मैं नहीं करूंगा, ये जवाब तो नहीं बनता। नहीं, ये बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आप ये इस बात पे हमें गवर्नमेंट ने मजबूर किया ना। 1 महीने हमने काम किया, 2 महीने काम किया, 3 महीने काम किया, 4 महीने काम किया, लेकिन एक लिमिट होती है ना कि आप कहते हो कि यार अब हम कितना काम करें। यानी आप महीने के जब आपके 30-40 हजार रुपए जेब से लग रहे हैं, आप कॉल कर रहे हैं, आप 36-36 घंटे की ड्यूटीज हो रहे हैं, तो एक वक्त तो आपके ऊपर आता है ना सिचुएशन की यार मैं कोई एक लिमिट है कि आप कहोगे यार अभी तो मुझे काम छोड़ना पड़ेगा ना कि मेरा घर नहीं चल रहा, मैं खर्चा नहीं संभाल पा रहा, पेट्रोल के पैसे नहीं आ रहे। दुनिया का कोई भी शोबा इसी तरह चलता है कि जब वो उस शोबे के सैलरी देना ही बंद कर दे गवर्नमेंट, तो वो शोबे का बंदा किस तरह काम। हम वकला को एहतजाज करते हुए देखते हैं, कोर्ट्स मुलतवी हो जाते हैं, हमने एंकर्स को एहतजाज करते हुए देखते हैं, वो अपनी ड्यूटीज से वो करते हैं। तो एहतजाज का यही तरीका होता है, यूके में भी एहतजाज होता है ओपीडी इलेक्टिव ड्यूटीज का। यूसुफ साहब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, जाहिर है कि बगैर पैसे के घर नहीं चला करते, लेकिन यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट ये भी है कि डॉक्टर का शोबा ऐसा है कि जिसमें वो अपने पेशे से रूगर्दानी कर ही नहीं सकता। उसके जब वो डॉक्टर बनता है हल्फ ही ये लिया जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी को इंसानियत के लिए वक्फ करेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे मामलात ऐसे हैं, जाहिर है हुकूमत के साथ इश्यूज होते हैं, हर किसी के हो जाते हैं, अपने मामलात होते हैं कि, लेकिन अगर सीधे तरीके से एक प्रॉपर वे के थ्रू जो है उन तक पैगाम पहुँचाया जाए, एक लेटर लिखा जाए या दूसरे तरीके से अपने एमएस के साथ बात की जाए, तो वो तरीका ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होगा। नहीं, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो तरीका अप्रोप्रिएट होगा। और आपको ये बताते चलो उस तरीके को हमने ना दूसरे महीने से शुरू कर दिया था। यानी इस बात के लिए हम में से कोई भी मुत्तफिक नहीं हो सकता, ना हम ये चाहते हैं कि मरीज सफर करे। इवन के ओपीडीज बंद होते हुए बाहर जो मरीज रोते हुए आता है उसको बाहर, मैंने कितने मरीजों को देखा है, ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ओपीडीज के बावजूद 15-15, 20-20 मरीजों को बाहर देखा है, क्योंकि हमारे दिल में दर्द है। हम ना इमरजेंसी ड्यूटीज छोड़ सकते हैं, ना अपने पेशेंट को सफर करवा सकते हैं। लेकिन ये जो आप जिस तरीके की बात करें, हमने दूसरे महीने से शुरू किया, एमएस से मिले, डायरेक्टर से मिले, तकरीबन हम कोई 20 से 25 मरतबा एमएस और डायरेक्टर से, लेकिन किया ये जाता है वो केएमसी की तरफ डाइवर्ट करते हैं। केएमसी कहता है नहीं उनका मसला है, वो कहते हैं उनका मसला। 20 से 25 मरतबा। इवन तो हम मेयर के साथ पर्सनल मुलाकात कर चुके हैं, जिसमें मेयर ने ये 2 बार यकीन दहानी करवाई कि सर हमें आपकी ना इंक्रीमेंट से मसला है, ना हमें आपकी सैलरी से मसला, ये तो आपके अब्बासी के एडमिनिस्ट्रेशन से मसला है। ठीक है डॉक्टर यूसुफ सहेल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। आप ही के हवाले से एक अहम डेवलपमेंट हुई है, अब्बासी शहीद अस्पताल से ही एक बात सामने आई है। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर फैसल समदानी ने कहा है कि डॉक्टर्स को तनख्वाहें अदा कर दी गई हैं। 4 साल ट्रेनिंग के पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की तादाद 36 है, जिनकी सैलरी 22 अगस्त को आ चुकी है। जो नई तैनातियां थी उनकी सैलरी भी 1 सितंबर को दी जा चुकी है। डॉक्टर यूसुफ सहेल भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। डॉक्टर यूसुफ, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, नाम से भी आप वाकिफ ही होंगे। वो कह रहे हैं कि जिनकी सैलरियां नहीं हैं वो अनरोल हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल गलत एक क्लेम है। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ, 70 से 80 लोग ऐसे हैं कि जिनकी सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है। इवन तो ये बात की जिस तक इन्होंने हमसे जो बात की 2 से 3 दिन पहले, वो ये थी कि हमारी तरफ से फाइल नहीं गई, हमारी तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो ये 2 अलग अलग बातें हैं जो वो हमें कह रहे हैं और वो एक मीडिया की बात कह रहे हैं कि देखें आप अनरोल्ड है। ऐसा नहीं है, कुछ लोग अनरोल्ड होंगे बिल्कुल, लेकिन कुछ लोगों की सैलरी आई है। मैं इस बात को मुत्तफिक हूँ, मैं इस बात को एग्री करता हूँ। डॉक्टर यूसुफ, अनरोल्ड है, इसको थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए थोड़ा सा एलैबोरेट करके बताएं कि इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमें अपनी फाइल, ऑफर लेटर और बैंकिंग डॉक्यूमेंट जो चेक होता है वो हमें जमा करवाना होता है, ताकि उसके मुताबिक वो बैंक में पैसे क्रेडिट हो जाए ना। जिसके बाद वो फाइल केएमसी ऑफिस जाती है, केएमसी ऑफिस में साइन हो जाते हैं और बजट रिलीज हो जाते हैं। तो ये क्लेम ये कर रहे हैं कि 80 से 100 लोग ऐसे हैं कि जो अनरोल्ड हैं। यानी ये बहुत ही होंडा क्लेम है जो हमें नहीं कर रहे। अगर ऐसा है तो कम से कम हमें बताएं, हम तो डेली उनसे मिलते हैं, डेली उनसे मुलाकात होती है, डेली उनसे हम इंटरेक्ट करते हैं। और दूसरी बात ये कि जिन 100 लोगों को उन्होंने सैलरी दी भी है तो उस पर कोई अकाउंटेबिलिटी के बगैर उन्होंने पैसे काटे। किसी के 1500 कटे, किसी के 5000, किसी के 15000। यानी ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक छुट्टी, एक लेट भी नहीं हुए ऑफिस में। लेकिन विदाउट हाउस ऑफिसर अब्बासी शहीद अस्पताल डॉक्टर यूसुफ सहेल हमारे साथ थे, आपका शुक्रिया। इब्राहिम रिंद हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे, आपका भी शुक्रिया।